वेलकम टू एग्जाम गंगा। आज हम लोग मैथ की बेसिक से शुरुआत करेंगे। जैसे कि यूपी टेट हमारा लगा हुआ है 23 को, तो आज 4 तारीख है, तो कितने दिन बचा? मान लीजिए कि 4 से 23 तारीख को तो कोई पढ़ेगा नहीं, 20 तक मान लीजिए। तो हमारे पास जो 16 दिन का समय है, ठीक है। आप कितना पढ़े हैं या कितना नहीं पढ़े ये हम नहीं जानते, लेकिन ये है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैथ में आप कम से कम 20 नंबर तो मिल जाए। जो कमजोर हैं बिल्कुल, जिनको नहीं आता, जिनको आता है वो 25 से भी ऊपर नंबर पा सकते हैं। अगर फिर यदि आप चाहेंगे तो पर्यावरण भी हम लोग तैयार करवा देंगे। और इसके अलावा हमारी जीएस की एक सीरीज चली रही है। एक्चुअली में होता क्या चीज है ना कि ढेर सारा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। जो एग्जाम में आता है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है, अगर हम उसी चीज को पढ़ते हैं और तो वो हमारे लिए इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब हम मैथ शुरू कर रहे हैं यूपी टेट की, और जो है उसको पूरा डिटेल बताएं, ये है इधर से उधर से, अब फिर भी आपको समझ में आए। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब ब्रॉड नहीं समझना चाहते, वो मतलब ये चाहते हैं कि हमें ऐसा जो है वीडियो कंटेंट रहे ताकि हम एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज से नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे और जितने भी सेक्शन हैं हमारी कोशिश रहेगी पूरे सेक्शन आपको कंप्लीट कराया जाए और सब का नंबर कम से कम यूपी टेट में 20 नंबर से तो कम आए ही ना, ठीक है। बाकी अगर पर्यावरण को कहेंगे तो आपके लिए शुरुआत करवाएंगे। आपकी डिमांड पर आपको मान लीजिए नहीं आता पर्यावरण या दूसरे कोई सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गई या साइकोलॉजी हो गई, लेकिन विशेषता हम लोग मैथ पे फोकस करेंगे अभी। फिर आपकी डिमांड पर निर्भर करेंगे कि क्या करेंगे, ठीक है। तो मैथ में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में कई चीजें होती हैं जो खासकर यूपी टेट में पूछी जाती हैं, चाहे वो आपका गुणनखंड की बात की जाए या गुणज की बात की जाए, मतलब फैक्टर और मल्टीपल की बात की जाए, एलसीएम और एचसीएफ की बात की जाए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन होते हैं जैसे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य भाज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चीज पे फोकस करेंगे। और इसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है एरिया और पेरीमीटर के बारे में भी जानेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि 16 दिनों में हम सारे के सारे टॉपिक को अच्छी तरह से देखेंगे और उस हिसाब से देखेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाए, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास है नहीं। तो आप देखते रहिएगा, ठीक है। तरीके भी बताते जाएंगे किस हिसाब से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम की, ठीक है। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो सबसे पहले बेसिक तो यही जान लेते हैं कि आखिर किस हिसाब से में पूरा चार्ट बनता है। एक बार समझ लीजिएगा थोड़ा सा नंबर के बारे में। अगर मैं संख्या की बात करता हूं, तो संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कितना टाइप की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्याओं को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। फिर वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आती है, 0 से लेकर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब जितनी भी इन 9 तक जो भी नंबर है, सबसे मिलकर जो भी नंबर बनती हैं, सभी नंबरों को हम लोग वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं। अब ये नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, मतलब भिन्न के रूप में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, ठीक है। इन सारी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर देखिएगा वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की हो जाती है।
एक को हम लोग बोलते हैं जो है परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, और दूसरी संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए मैं थोड़ा मिटा देता हूं, परिमेय और अपरिमेय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो कहते हैं कि सर परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में ले सकते हैं, ऐसी संख्या है जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में ले सकते हैं, लेकिन क्यू कभी 0 के बराबर ना हो। मतलब द नंबर विच कैन बी डिनोटेड एज पी अपान क्यू बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया, मान लीजिए हमने बोल दिया 5.7, तो 5.7 क्या है? एक रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मैं अगर बोल दूं आपसे कि हमने दूसरे नंबर दे 7/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि जिस भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो एक इन्फिनिटिव नंबर हो जाती है। ठीक है, या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं आप, ऐसी नंबर हो जाती है। तो परिमेय संख्या सिंपल से अगर हम बोलते क्या 6 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 6/1 भी हम कर सकते हैं। तो सिंपल से मतलब होता है परिमेय संख्या की ऐसी संख्याएं जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो फिर बात आती है कि अपरिमेय संख्या किसे कहती है? तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते। मतलब जैसे हम पाई होता, देखो अपरिमेय संख्या में बात करते हैं, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। जैसे पाई होता है, अब पाई की वैल्यू आप जानते हैं बदलती रहती है ना? पाई की वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है हमेशा। ठीक है, 3.14, इसके आगे भी ऐसे बदलती चली जाती है, बहुत दूर तक मतलब बदलती है, कभी भी रिपीट नहीं करती है। लेकिन कुछ संख्याएं होती हैं जो डेसिमल में होती हैं और उनको हम लोग पी अपान क्यू के रूप में लिख लेते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे? जैसे समझ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, जैसे कि आपको कह दिया जाए कि 0.3333 इनफाइनाइट तक दे दी जाए और कह दी जाए कि इसको पी अपान क्यू के रूप में लिख के बताइए। ठीक है, तो आप कैसे इसको करेंगे? तो देखिए समझ लीजिएगा, 0.3 के ऊपर क्या लिखेंगे? बार। 0.3 के ऊपर बार। अब देखिए समझ लीजिएगा, पहले एक बार डिटेल में हम लोग समझते हैं और फिर इसका शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखिए अब मैं अगर कह दूं डिटेल में, शॉर्टकट ही जानिए क्या करना, क्या वहां लिखना थोड़ी ना है, तो हम शॉर्टकट ही देखते हैं। तो अगर इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखना है, क्या करेंगे? देखिए 0.3 के ऊपर बार है तो 3, और जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उतने नीचे 9 लगा देते हैं। तो बस एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 लग गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब 3 1 9 3, 3 3 9, कितना आया? 1/3। पी अपान क्यू के रूप में बदल गए। इस तरह से दूसरी और भी होती है, जैसे कि हम बात करें, जैसे हमने बोल दिया 0.5433 ऐसे जा रहा है, तो इसको यदि हमें पी अपान क्यू के रूप में बदलना तो कैसे बदलेंगे? देखिएगा ध्यान से। देखिए 0.543 के ऊपर बार, मैंने क्या बोला? जो संख्या रिपीट करेगी उसी के ऊपर हम बार लगाएंगे। ठीक है, जो संख्या रिपीट करेगी उसके ऊपर बार लगाएंगे। अब इसको अगर बदलना है तो कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो इसको हम ऐसे बदलेंगे, देखो पूरा 543 लिख देंगे। ठीक है, नीचे हमने क्या बताया? जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने 9 लिखते हैं, और जिनके ऊपर बार नहीं होता उतने 0 लगा देते हैं। 5 4 मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा, 2 0 लगा देंगे और माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? हम लोग जिनके ऊपर बार नहीं लगा, मतलब 54 को। तब आप इसको माइनस कीजिए, तो 13 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9, और ये आ गया आपका 13 में से 5 माइनस कर दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 8 और बचा 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग जो है
अलग अलग डेसिमल वाइज नंबर को जो कि रिपीट करती हैं उनको हम पी अपान क्यू के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम आपको जो है कुछ देंगे, आप उनको लगाइएगा, फिर हम उसको सॉल्व करके भी बता देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे। अब एक बात आती है कि आखिर पाई क्या है। तो आप लोग जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इस डेसिमल के बाद जो इसके नंबर हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, ना तो रिपीटेशन शो करते हैं और ना ही रुक जाते हैं। रुक जाने का मतलब जैसे कुछ नंबर ऐसे होते हैं ना 0.543, बस इतना सा, तो इसको भी हम आराम से बदल लेते हैं। कैसे? 543, और जहां पर डेसिमल होता है वहां पर 1, बाकी कितने डिजिट है? 3 है तो 30 लगा देते हैं। देखिए पी एन क्यू के रूप में बदल गया। लेकिन जो पाई की वैल्यू है ये ना तो रिपीटेशन शो करती है, मतलब कोई नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये रुक रही है। ठीक है, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या है और इसको हम पी एन क्यू के रूप में लिख सकते। लेकिन अब एक यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है, तो बताइए इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 22/7, तो फिर ये क्या है? तो इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 ना, वो परिमेय संख्या होती है। तो फिर ये कैसे कि जब सेम इसी की वैल्यू है और पाई अपरिमेय है और 22/7 मतलब 22/7 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए ध्यान से, एक्चुअली में जो ये 22/7 होता है ना, वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, मतलब लगभग वैल्यू होती है। पूरी तरह पूरी वही वैल्यू नहीं होती है, कहने का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लगभग वैल्यू होती है। इसीलिए 22/7 क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन जो पाई है वो क्या है? इरेशनल नंबर, मतलब 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, इस परिमेय संख्या के भी पार्ट हो जाते हैं दो। देखिए परिमेय संख्या के भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं भिन्न, क्या बोलते हैं? भिन्न, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। समझिएगा बात को, भिन्न और पूर्णांक। ठीक है, भिन्न आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर होते हैं, और भिन्न भी कई टाइप की होती है, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भिन्न कई टाइप के होते हैं, लेकिन हमें मेनली देखो भिन्न कहते किसे हैं? तो जैसे हमने 5/7 लिख दिया, इसमें ऊपर वाला क्या होता है? अंश कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं तो नॉमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। और नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह के मतलब फ्रैक्शन के रूप में होते हैं, भिन्न के रूप में, जिसमें अंश और हर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूरा पूरा अंक का मतलब जैसे हमने बोल दिया 3, जैसे हमने बोल दिया 5, जैसे हमने 16, जैसे हमने बोल दिया 19, ये सारे सारे क्या है? पूरे पूरे नंबर है। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। और जो है अंश और हर के रूप में लिखे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं भिन्न। ठीक है, अब बात आती है कि ये पूर्णांक, तो पूर्णांक कई टाइप के हो जाते हैं। अब पूर्णांक को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, अगर मैं इसमें नंबर लाइन बनाऊं तो ये होता 0, ये होता -1, -2, -3, -4, और ऐसे जाता है इनफिनिट तक। इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे जाता है इनफिनिट। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक के अंतर्गत निगेटिव नंबर्स भी आती हैं, 0 भी आता है, और पॉजिटिव नंबर्स मतलब धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 सभी शामिल होते हैं। ठीक है, इन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और इस पूर्णांक के अंतर्गत ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या पढ़ते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% रहेगा जरूर। जैसे पहला चीज, पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर।
फिर क्या आता है, तीसरे नंबर में आता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर, ठीक है। फिर होता है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑड नंबर्स, ठीक है। फिर क्या आता है आपका भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, और फिर आता है आपका अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, इनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और एक होते हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। इतनी सारी चीजों को हमको डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपका आने की संभावना पूरी तरह से रहती है और बहुत इजी होते हैं। थोड़ा समझते रहिएगा, एक एक चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते रहिएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं बताता चलूंगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, एक चीज पे देखते जाइएगा, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती हैं, मतलब अनंत तक की सारी संख्याओं को, 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा, ये नहीं पूछता। पूछेगा आपको कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ये भी आप लोग जानते हैं कि सबसे छोटी, जब हमने बोला कि 1 से स्टार्ट होके जाती है कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी 1। अगर आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटी इवन प्राकृतिक, मतलब कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या होगी आपकी 2। क्या होगी, 2, ठीक है। इससे रिलेटेड यही 2 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो 1 होगी। फिर आता है कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 2। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा बढ़ा ले और पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो वो होती है आपकी 4, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, तो क्या सी होगी 4। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका हम स्क्वायर बना सके, जैसे 4 होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है, इसी को बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, अगर नोट करना हो तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 4, ठीक। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं, हो गया। दूसरा हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक की सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और जाती क्या कितना तक, इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सारी की सारी जो है पूर्ण संख्याएं भी होती है, क्योंकि वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारी संख्या होती है। लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। मतलब अगर हम कहें तो ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट ऑल होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी आपकी 0। दूसरा क्वेश्चन आ गया, सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या होगी आपकी कौन सी, 1। फिर पूछेगा सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 2।
ये इतना पूर्ण संख्या से पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। और सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 1। ठीक है। तो और एक चीज याद रखिए, जितनी भी जो है प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? 0 एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। अब तीसरी संख्या की बात करते हैं हम लोग, सम संख्याएं। तो सम विषम तो लगभग सभी लोगों को आता होगा, यूएन आर्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा एक बार। सम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है। देखो, सम संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। क्या बोला? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट में, मतलब इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो ऐसी संख्याओं को भी हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या की बात आती है, तो सबसे छोटी सम संख्या अगर होती है आपकी, कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या ये होती है आपकी 2। नोट कीजिएगा, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। बस। दूसरा इसमें दूसरा है आपका सम संख्या के बाद आता है आपका विषम संख्या है। कौन सा? विषम संख्या है। विषम संख्या है जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि आपका 1 हो गया, जैसे कि आपका 3 हो गया, जैसे कि आपका 5 हो गया, जैसे 7 हो गया, 9 हो गया। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? 3 होगी। ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। 1 सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी? 1। ठीक है। तो विषम संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, और सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं की, क्योंकि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहा जाता है, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो संख्याएं अपने और 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से अगर विभाजित हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या इंग्लिश में बोले तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब गुणनखंड क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए हमने 6 लिखा, तो 6 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और स्वयं 6 से भी डिवाइड होगा ना। तो देखिए 1, 2, 3 और 6, ये सब इस 6 क्या है? गुणनखंड है। मतलब कोई भी नंबर जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या के क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। फिर से सुनिएगा, कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस संख्या का गुणनखंड बोलते हैं। जैसे देखिए, जो 6 है वो 1, 2, 3 और 6 से डिवाइड हो रही है, तो हम कह देंगे कि 1, 2, 3 और 6, ये 6 क्या है? गुणनखंड है। ठीक है। तो अब देखिए, तो मैंने भाज्य संख्याओं के बारे में क्या बताया कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, या हमने ये भी बोला कि ऐसी संख्याएं जो अपने और 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से अगर डिवाइड हो जाती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब 6 को देख लीजिए, 6 देखिए 1 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी, मतलब अपने से और 6 के अलावा 2 और 3 से डिवाइड हो गए ना, इसके लिए 6 क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। ठीक है। अब हमने बात कर दी, जैसे हमने 5 कह दिया, बात समझिएगा। 5 में हमने देखो 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। क्या इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो 5 एक अब
जो है भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं की। किसकी बात करेंगे? अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो अपने और एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। अगर मैं बात कहूं, दूसरे शब्दों में बोलूं तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, मतलब केवल दो संख्याओं से ही विभाजित हो सकती हैं, ऐसी संख्याओं को भी हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और लेकिन ये जरूर है कि कम से कम दो से तो विभाजित होंगी। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, जैसे हमने ले लिया 7। 7 देखिए 1 से भी डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर डिवाइड होगी नहीं, तो इसलिए 7 क्या होगी? एक अभाज्य संख्या। लेकिन देखिए इस कम से कम दो फैक्टर तो है ना, एक और एक 7। तो ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, या इंग्लिश बोले तो प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन कम से कम दो फैक्टर तो होने चाहिए। ठीक है, और जैसे एग्जांपल हमने दे दिया 11 ले लिया। ठीक है, अब कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि 9 क्या है, भाज्य है अभाज्य है। तो देखिए 1 से डिवाइड होगा बिल्कुल, 9 से डिवाइड होगा बिल्कुल, इसके अलावा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? 9 एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता था, ठीक है, उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और देख लेते हैं। बात आती है सबसे छोटी भाज्य संख्या की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसको हमने नहीं बताया था, फिर देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी होती है 4। कौन सी होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी आपकी 9। ध्यान रखिएगा, ये दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। ठीक है, अब यहीं पर अभाज्य संख्याओं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे पूछ लिया आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी, कौन सी होती है? 2। कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। लेकिन पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यहीं पर लगा दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यह होगी आपकी, कितना होगी? 3 होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि आखिर जो 1 है ये क्या है? क्वेश्चन आएगा आपसे कि 1 क्या है? ठीक है, 1 क्या है? ठीक है, भाज्य है क्या भाज्य है? अगर 2 में पूछे कि भाज्य है क्या भाज्य है, तो देख सुन लीजिएगा, जो 1 है वो ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ध्यान रखिएगा, 1 क्या है? तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। लेकिन सम विषम में देखेंगे तो एक विषम संख्या होती है, लेकिन भाज्य और अभाज्य नहीं होती। अब बात आती है कि 1 जो है भाज्य और अभाज्य क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए अभाज्य होने के लिए भी हमने बताया था कि भले 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 उसके जो है गुणनखंड होते हैं, लेकिन एक
कम से कम 2 तो होने चाहिए ना भाज्य होने के लिए भी, एक, लेकिन एक के केवल एक ही होता है, ठीक है, इसलिए ये अभाज्य संख्या भी नहीं होती है। तो याद कर लीजिएगा, एक क्या है, कभी पूछ ले कि भाज्य है या भाज्य है, कि सम है कि विषम है, तो आप जो है बता दीजिएगा एक क्या है, विषम संख्या है, भाज्य और अभाज्य नहीं, ठीक है। इतनी सारी बातें हुई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग वापस आते हैं और कुछ संख्या आपको देते हैं परिमेय संख्या में बदलने के लिए, जिसको हमने कहा था शुरू में आपसे, ध्यान दीजिएगा, लगा लीजिएगा, फिर हम बताते जाएंगे एक एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को साइड पे हम इसमें आपको खत्म कर दें। 0.555 ऐसे जाता है इनफिनिट तक। दूसरा है आपका 0.232323 ऐसे जाता है इनफिनिट तक। तीसरा है आपका 0.5433 इनफिनिट तक। और चौथा आपसे पूछ ले 0.435435 ऐसे जाता है। और लास्ट है आपका 1.23444। तो आप एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर हम बताते हैं। देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन चीजों को आप देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम के पहले अगर टाइम हो तो एक बार और देख लीजिएगा, बाकी बहुत इजी है और हो सकता है क्वेश्चन आए, ठीक है। देखिएगा, इसको यदि हमें परिमेय संख्या में बदलना है तो हमने अभी बताया आपसे कि देखिए, जो भी डिजिट रिपीट करेगी उसके ऊपर बार लगाएंगे, मतलब 0.5 के ऊपर, क्योंकि 5 क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अब बस आपको क्या करना है, 5 अपन जितने डिजिट के ऊपर बार उतने 9 हो गए, खत्म, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसको कैसे लिखेंगे, 0.23 के ऊपर बार, क्योंकि 2323 दोनों रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको यदि हम परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे कैसे लिखेंगे, 23 और डिवाइड बाई कितने डिजिट के ऊपर बार, 2 डिजिट, 2 9, सिंपल सी बात है। देखिए तीसरा वाले में क्या है, देखिएगा, तो ये आपका है, देखिए 543 के ऊपर बार के बाद, क्यों, क्योंकि खाली 3 ही रिपीट कर रही है। तो अब इसको बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे 543 डिवाइड बाई कितने डिजिट के ऊपर बार है, 119, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं उतने 0, ठीक है। और माइनस कर देंगे जो रिपीट नहीं हो रहे, मतलब कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा हो, तो 54 को माइनस भी कर देंगे। अब जो आंसर आए वो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 13 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9, और 13 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 8, और 4 900, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी, तो देखिए इसमें 0.435 तीनों रिपीट कर रहे हैं, तीनों डिजिट पर बार, सिंपल से इसको हमें क्या करना है, 435 और डिवाइड बाई कितने डिजिट पर बार लगा, 3, तो 3 9 लिख देंगे, 3 9, ये हो गया, खत्म। लास्ट वाला देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कैसे करेंगे, तो देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो 1.234 के ऊपर केवल बार। अब आप भूल जाइए कि 1 लिखा भी है, ठीक है। कैसे करना है, इसको भूल जाइए कि 1 लिखा है, आप इतना समझिए कि 0.234 लिखा है, लिखा है। तो खाली अगर मान लो जैसे मैं ये कह देता 0.234 ऐसे लिखा होता, तो कैसे बदलते हैं हम इसको, हम इसको ऐसे बदलते हैं 234 और नीचे 1 डिजिट के ऊपर बार 19, और 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं तो 2 0, और माइनस क्या कर देंगे 2 3 जो जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, और माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 1 1 2 और कितना 900, ये आएगा। लेकिन इसमें जो 1 है ना लास्ट में, इस 1 को हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है, खत्म। तो जितना भी हमने समझाया बेसिक चीजें थी, बहुत ही बेसिक चीजें, और आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जो भी चीजें हमने बताई उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करता हूं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, पाई के बारे में जो बताया, इन चीजों को आप जो है थोड़ा सा अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमने बताया गया है, कल हम लोग जो है गुणनखंड के बारे में जानेंगे, कि जैसे हमने कह दिया कि बताइए 48 के कितने गुणनखंड होंगे, या हमने कह दिया कि 220 के कितने गुणनखंड होंगे। तो इन सारी चीजों को जानेंगे, कितने गुणनखंड, फिर सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है, ये सारी चीज जानेंगे। और इससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन जो है
जरूर पूछता है। अभी आपके सीटेट में जो है गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और तो कल हम लोग गुणनखंड के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम मल्टीपल के बारे में भी कुछ जानेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कल आगे बढ़ाएंगे, और ध्यान देते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को जो है जो इम्पोर्टेंट है वो बताते चल रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। और पूरी उम्मीद, आज पहला दिन था इसलिए हमने थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको बता दिया। कल से हम थोड़ा सा पर्टिकुलर उन चीजों को देखेंगे जो एग्जाम में आने की, जिनकी ज्यादा संभावना रहेगी। और वैसे भी आज जो हमने टॉपिक पढ़ाया है इसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ज्यादा की बात तो नहीं करते, लेकिन जैसे इससे रिलेटेड हो सकता है कभी आता है और कभी कभी छोड़ भी देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमने बताया आपको कि सबसे छोटी वाली बात कर दी है, ठीक है। बाकी जीएस की हमारा सेक्शन चल रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें ना तो हम वन लाइनर बात कर रहे हैं और ना ही जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको आप देखिएगा तो आपको किसी भी टाइप की ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लेंगे तो हमेशा किसी टाइप के एग्जाम होगा जीएस से संबंधी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कम आप पढ़े होंगे। देख लीजिएगा एक बार तो खुद समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप देखेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।